मेरी तरफ से आप सबको भी जय श्री राम। तो हमारा नाम का जिक्र होता है तो उसमें अपने आप ही आ जाता है, इसलिए मेरी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत जय श्री राम की बात करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो बड़े ऐतिहासिक स्थान छोटो मैदान में जहां पर आप लोगों ने आयोजित किया, मां शूलिनी के आशीर्वाद से मौसम ने भी साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे बीच में इसी विधानसभा सोलन से प्रतिनिधित्व कर चुके हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और अब आप नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम धुलेजिया जी, हमारे साथ में मंच पर बहुत लंबी सूची है नेताओं की, हमारे मैं सीधे नाम ही लूंगा, दायित्व का जिक्र नहीं करूंगा। श्री दर्शन सिंह सैनी जी, श्रीमती डेजी ठाकुर जी, रतनपाल जी, रश्मिधर सूद जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, योगेश भटिया जी, वीरेंद्र कश्यप जी जो पूर्व में सांसद रहे और वर्तमान में अभी हाल ही में इनको नया एक दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते अनुसूचित जाति मोर्चा कर दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। पूर्व विधायक के ठाकुर जी, गोविंद राम शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष आशुतोष वैद्य जी, हमारे बीच में पायल वैद्य जी, राजेश कश्यप जी, पवन गुप्ता जी, रमेश जी, देवेंद्र ठाकुर जी, मदन जी, शीला कश्यप जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई हुए, आज एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद सोलन के इस ऐतिहासिक मैदान, फोटो मैदान में आने का अवसर मिला। आप सबने हमारा यहां पहुंचने पर मैंने खुशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद। और आज के ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आपने बनाया है, आयोजित किया है, ये सोलन बढ़ता बढ़ता शहर हो गया, बड़ा शहर हो गया। जहां मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तो सभी जिला के लोग यहां पर रहते हैं। कोई भी जिला, जहां मैंने देखा लाहौर के लोग भी हैं, जहां मैंने देखा किन्नौर के भी हैं, शिमला के भी हैं, मंडी के मंडियाल भी हैं, कुल्लू के टुकड़े भी हैं,
लोग यहाँ हैं, क्योंकि जब चुनावों के दिनों में हमने यहाँ पर सब लोगों से मिलने के कार्यक्रम पीछे बने थे, उस वक्त हमने देखा है 12 जिलों के लोग तो हैं ही यहाँ, लेकिन मैं सोचता हूं कि देश के भी बहुत सारे प्रदेशों के लोग भी यहाँ शहर में सेटल हैं। और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि प्रदेश का सबसे तेज गति से अगर डेवलपमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट की हमारी ग्रोथ है, उसमें सबसे तेज गति से कोई अगर शहर बढ़ा है तो वो सोलन है। और स्वाभाविक रूप से नगर निगम के सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद, आपकी बार बार मांग करने के बावजूद भी वो मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। वो मांग पूरी हुई, उसके लिए आज का ये अभिनंदन का कारण, बधाई का कारण, शुभकामनाओं का कार्यक्रम आप लोगों ने यहां पर किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सोलन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए केवल एक डेस्टिनेशन, रहने के लिए, बसने के लिए मन पसंदीदा है, क्योंकि ये चंडीगढ़ के भी करीब है और हिमाचल प्रदेश में से उन शहरों में से है जहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर ट्रेन से जाना है तो भी 1 घंटे में आप कालका पहुंच जाते हैं, वहां से ट्रेन से दुनिया के देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं। अगर बाई एयर जाना है तो भी आप चंडीगढ़ जाना चाहें तो चंडीगढ़ से भी आपको सुविधा है, और चंडीगढ़ के अतिरिक्त और जगह से भी यहां से जाने की सुविधा है। शिमला का एयरपोर्ट भी, चाहे वो हमारा चंडीगढ़ के साथ साथ में आगे अगर आप दिल्ली की तरफ जाते तो दिल्ली भी आपके लिए बहुत दूर नहीं। और यही एक कारण है जहां हमने इस बात को अनुभव किया कि जहां कनेक्टिविटी बेहतर है, जहां लोगों को बैठने आने के बाद रुकने का मन करता है, बसने का मन करता है, वहां लोग बसते हैं। और सोलन इसी कारण से हम देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ा, और जहां ये कॉर्पोरेशन बनानी बहुत लाजमी थी, बहुत जरूरी थी, इस बात को लेकर के हम अब की बार आगे बढ़े और उसमें हम सफल हुए। और मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं, वह मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में ये सोलन की कॉर्पोरेशन हमारे व्यवस्थित ढंग से एक प्लान पे आगे बढ़े और यहां का व्यवस्थित ढंग से विकास हो। कई बार कुछ चीजें भाग्य के साथ भी जुड़ी होती है, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा। किसी इलाके का भाग्य कब खुलता है, किसी व्यक्ति का भाग्य कब खुलता है, ये सारी चीजें कई बार आदमी के हाथ में नहीं होती। अब की बार हमने जब हिमाचल प्रदेश में ये कोविड का संकट चल रहा था, उस वक्त हमने योजना बनाई, हम हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाएंगे चुनाव से पहले, पंचायत के चुनाव से पहले। और ये भी हमने सोचा था कि नगर निगम भी बनाएंगे। अचानक बीच में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आ गया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये हो गया कि जितने भी रेवेन्यू यूनिट्स है, गवर्नमेंट यूनिट है, उस पर जो है वो रोक लगा दी गई, क्योंकि अब सेंसस का प्रोसेस शुरू हो गया, जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया, इसलिए नई नगर पंचायतें, नगर निगमें, नए रेवेन्यू यूनिट्स नहीं बन सकते। और हम बहुत विचलित भी हुए इस बात को लेकर कि हम तो आगे बढ़ करके काम करना, हमने सोचा पंचायतें भी बनाएंगे, अब की बात नगर परिषदें भी बनाएंगे, नगर पंचायतें भी बनाएंगे, और ऐसे हालात में सारा काम वहां पर रख दिया। क्योंकि जब नगर पंचायतें, नगर परिषदें और पंचायतें बनाने की हम बात कह रहे हैं, तो हमारे कुछ अधिकारी हमको इस बात को कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, कि बहुत पैसे लगेगा, बहुत ये होगा, वो होगा। और जैसे ही सेंसस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई, तो फट से मेरे पास वो नोटिफिकेशन लेकर के आए। उनको लगे कि बस ये हमारा काम हो गया, कि बंद हो गया। हमने कहा कि ये बनाएंगे। बीच में ये कोविड का संकट आ गया। अब कोविड का संकट आ गया तो जनगणना का काम शुरू नहीं हो पाया पूरे देश भर में। जब जनगणना का ये प्रोसेस पूरा देश भर में शुरू नहीं हो पाया तो रुका पड़ा। तो मन में एक इच्छा होने लगी कि अगर हम केंद्र के साथ इस बात को कहें कि जनगणना तो हो नहीं रही है, तो हमारी पंचायतें क्यों रोक रही है, हमारी नगर निगमें और नगर पंचायतें क्यों रोक रहे हैं बनने से, बात तो कही जाए। मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के मैंने बात कही आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, आदरणीय पार्टी के हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से। हमने कहा ये पंचायतें बननी चाहिए। उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? हमने कहा दिक्कत ये है कि यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आया कि आप कोई रेवेन्यू यूनिट या कोई भी गवर्नमेंट यूनिट बना नहीं सकते। हमने कहा पंचायतें, नगर निगमें, नगर पंचायतें तभी बन पाएंगी जब इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे होगा? मैंने कहा ये किया जा सकता है। मुझे मिलने का सौभाग्य जब अमित शाह जी से मिला तो मैंने उनके समक्ष रखा, मैंने कहा कि बहुत ही दुनिया है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, कमिटमेंट कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने सुनी बात। और कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि बात करता हूं। और कुछ दिनों के बाद हमको सूचना आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन को की थी, उस नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया, उसको यानी कि रोक दिया गया और कहा कि 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में जो सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से जो रोक लगाई गई थी नए संस्थान बनाने, नए जो रेवेन्यू यूनिट, गवर्नमेंट यूनिट बनाने के लिए, उसको जो है उसमें छूट दी जाती है। हमने वही बात पकड़ी, हमने कहा रास्ता निकल आया है। फिर हमने अधिकारियों को कहा कि अब तो कोई रास्ता रुकने की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहने लगे कि समय बहुत कम है, इसके लिए नोटिफिकेशन करने के बाद हमको ये करना पड़ेगा, इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सारी बातें। लेकिन हमने कहा कि इसमें भी हम कानून के मुताबिक जो उसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हमने उसमें भी अमेंडमेंट की, उसको भी शॉर्ट किया और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये सारी बात का जिक्र करते हुए आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी। हमने 412 नई पंचायतें, हिमाचल प्रदेश में एक साथ हमने 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया और जिसमें आपके सोलन जिला की भी कंडाघाट जो है नगर पंचायत में। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद लगभग 50 साल तक इनका शासन का यहां दौर रहा। एक कॉर्पोरेशन शिमला
और एक कॉर्पोरेशन उसके बाद धर्मशाला। सोलन का हक बनता था। पहला पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहीं किसी इसमें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन होगी थी सोलन की बनती। सोलन वाले कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन आवाज सुनी नहीं। और हमने इस बार कहा सोलन तो बनेगी ही बनेगी, और सोलन के साथ हमने 2 और कॉर्पोरेशन यानी कि 3 कॉर्पोरेशन सोलन, मंडी और सारण। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के जो हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसको प्लान वे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार लगातार जो है शहरी क्षेत्र में विकास के लिए एक सिस्टमेटिक एक जो प्लान वे में जो डेवलपमेंट को गति देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार कर रहा है। अब की बार भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्रावधान किया है, और इसलिए बहुत बड़ी आवश्यक है कि ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए। और इसलिए इस कॉर्पोरेशन को बना करके सही मायने में मैं समझता हूं कि सोलन की वर्षों की मांग जो सुनी नहीं जा रही थी, सुनने के साथ मानी नहीं जा रही थी, उस कॉर्पोरेशन की मांग को पूरा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने में आप सबका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। नहीं तो मैं जहां हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से हमको सरकार बना करके चलाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड का बहुत बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में इस रूप में आया, और पूरी दुनिया उस दौर में से गुजरी। उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, समर्थन रहा। इतना बड़ा संकट, और उस संकट में आप सबका सहयोग जिस रूप में रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इसलिए कार्यकाल के हिसाब से गिनती करते हैं तो 3 वर्ष का कार्यकाल बनता है, लेकिन उसके बाद वो सही मायने में अगर हम कहें हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष, 1 वर्ष तो अफरा तफरी में भी इस कोविड के संकट के दौरान आप सब लोग ने हौसले के साथ सामना किया। सरकार की ओर से जो भी कहा गया उसमें आप लोगों ने सहयोग। हमने कहा कि मास्क बांटने चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। खासतौर से हमारी महिला मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मास्क बना करके, जो जानकारी मुझे मिली 50 लाख से ऊपर 53 है, यानी कि पॉपुलेशन के बराबर ही लगभग। और समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिनमें राजनीतिक दल में भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में काम करते हुए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, एनजीओ ने। उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमने हिमाचल की जनता से निवेदन किया कि कोई भी संकट में भूखा नहीं रहना चाहिए। जहां राशन दिया जा सकता वहां राशन दीजिए, जहां भोजन बना करके दिया जा सकता वहां पर भोजन दीजिए। वो आप सब लोगों ने किया। कहीं से भी हमको ऐसा नहीं किसी का संदेश आया
कि वो परिवार या कोई व्यक्ति जो है वो कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी भोजन के बिना सोए, प्रयत्न किया, प्रयास किया और आप सबका सहयोग उसमें मिला और हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत संकट बड़ा था, बहुत बड़ा संकट था, हर व्यक्ति को परेशानी। बच्चा पढ़ने गया तो वो परेशानी के दौर में से गुजरा, नौजवान नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में कहीं बाहर गया तो वो संकट के दौर में, मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता था, परिवार को कमा करके खिलाता था, वो संकट। व्यापारी व्यापार करके अपने परिवार को पालता था, वो संकट। कोई भी वर्ग इस कोविड-19 के संकट से, इस दौर से निपट पाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने हौसले के साथ सामना किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के बड़े संकट के इस दौर में भी भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, उस नेतृत्व को हमने सौभाग्य से आदरणीय मोदी जी के रूप में देखा। आप कल्पना करिए, अगर इस संकट में कोई अगर कमजोर नेतृत्व होता तो बहुत बड़ी मुश्किल होती। एक भरोसा जिस नेतृत्व, एक नेतृत्व जिस पर एक विश्वास। अगर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। लॉकडाउन में सारी गलियां सड़कें सूनी हो गई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी जान की रक्षा के लिए निर्णय लिया। विदेशों की हालत आप देखिए, वहां पर भी नेता बोलते रहे दूसरे देशों में, लॉकडाउन कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सुना, माना नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो भी निर्णय लिया, देश ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वीकार किया, उस निर्णय में सहयोग किया। मोदी जी ने कहा कि मास्क पहन करके चलिए। गांव में बुजुर्ग आदमी कम पढ़ा लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह पर मास्क पहन करके चला कि मोदी जी ने कहा है, और मोदी जी ने कहा है तो सही कहा है। एक विश्वास है। आज भारत इस बड़े संकट के दौर में से बाहर निकल रहा है। हालांकि इस कोविड के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। इस वायरस का नेचर, इसकी प्रकृति ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कुछ होता है, कल कुछ और होता है। पिछले साल जब लॉकडाउन का दौर था, मई का महीना था, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पॉजिटिव केस रह गया, एक सिर्फ एक। और हम खुशियां मना रहे थे, हमने कहा कोविड फ्री हिमाचल हो रहा है। लेकिन बीच में दौर ऐसा आया कि पॉजिटिव केस के जो मामले जो है वो इतने बढ़ गए और हम बड़े परेशानी के दौर में से गुजरे। नवंबर के दिसंबर के महीने में आप लोगों ने देखा भी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन दोबारा लगाना है। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, हमारे 200 मामले रह गए थे, आज फिर 500 हो गए। तो इसलिए अभी तक सावधानी को बरतनी पड़ेगी। अभी कोविड गया नहीं है, इस बात को मान के। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आपदा में भी क्या बोला हमने, अवसर जो समाचार, ये सबसे बड़ी बात है।
आप कल्पना करिए जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, जब हम अपने अधिकारियों के साथ बात करने लगे, बैठे, जब क्या कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि मरीज के पास जाने से डॉक्टर भी कतरा रहा। हमें कहा गया कि अगर मरीज का इलाज करना है तो सबसे पहले हमको पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, N95 मास्क चाहिए। हमने केंद्र में कहा कि हमको पीपी किट भेजिए, मास्क भेजिए, तो मालूम पड़ा कि ये मास्क और ये पीपी किट भारत में बनते ही नहीं, ये ज्यादा उसी देश से आते हैं जिस देश ने ये कोविड पूरे दुनिया को दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त एक ही बात कही कि 135 करोड़ का भारत, क्या हम अपने देश में ये सारी चीजें नहीं बना सकते? इस वायरस से बचने के लिए पीपी किट वो भी चाइना से, मास्क का जो है वो आयात वो भी वहां से होता था ज्यादातर। और उससे आगे बढ़ करके जब बात आई कि डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए वेंटिलेटर की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि मामले अगर गंभीर हो गए, ज्यादा हो गए, सीरियस हो गया, तो उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर का हम मालूम करने के तो वो भारत में कभी बनते थे, ना के ग्राहक वो भी विदेश से आते थे, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा रोल था सप्लाई करने में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने देश में कहा कि क्या नहीं हम कर सकते, ये करना है और भारत सब कुछ कर सकता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरे भारत में पीपी किट एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन करके तैयार है। भारत की आपूर्ति जितनी जरूरत हो तो पूरी हो रही है, लेकिन दुनिया को पूरे दे। और आज इस बात को लेकर के हमको प्रसन्नता है कि देखिए, आप कल्पना करिए, जो कांग्रेस के लोग शोर डालते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, बहुत शोर डाल देते। जब डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारे पास वेंटिलेटर कम है, तो मैंने पता किया कि कितने वेंटिलेटर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है, तो मालूम पड़ा कि 60 तक लगभग है, 60। लेकिन उसमें से बहुत सारे काम नहीं करते लोग। कितने देर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते थे 45-50 के लगभग होते। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय मोदी जी से हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर की हो रही थी, तो हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वेंटिलेटर की बहुत बड़ी कमी है। 500 वेंटिलेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बात किया है, हमारे हिमाचल प्रदेश, भारत के दूसरे प्रदेशों को भी भेजे। एक बात का आग्रह करने, एक निवेदन करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है 500 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग कोरोना के संकट के दौरान भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें। मैं उस सारी बात में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो दौर निकल गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं उन मित्रों से इतना जरूर पूछता हूं कई बार, मैंने कहा मुझे बताओ, कम से कम इस कोविड के मामले में आप इतने एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, तो हमको बताओ कि इसमें इलाज क्या है। वो तो आपको देखना है। इस वायरस का अभी तक भी कोई स्थायी दवाई नहीं दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जो है अपने देश में बनी हुई कोविड की जो वैक्सीन बना करके तैयार की, इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र है, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनने रात दिन मेहनत करके भारत की अपनी 2 वैक्सीन बना करके भारत की कंपनी द्वारा बना करके तैयार की। आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का जो वैक्सीन का अभियान जो है वो भारत में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए छोड़ डालते रहे। जब लोग बाहर फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, तब कह रहे कि लोगों को आप ला ही रहे हैं, उनको मरने पर छोड़ दिया। जब लोगों को लेकर के आए तो कहने लगे कि तुमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए बुला लिया। वो करना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे?
सिर्फ राजनीति करना था। 2.5 लाख लोगों को हम हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर फंसे हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पूना गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ गए थे। उन बच्चों को घर पर होता है। हिमाचल की बसें जाकर के राजस्थान के कोटा में खड़ी थी 50 बसें, और बच्चों को उन बसों में भर करके घर छोड़ करके आए हम उस कोविड के। हिमाचल के नौजवान 5000 के लगभग नौजवान गोवा में रेस्टोरेंट, हॉस्टल और वहां पर होटल में काम करने के लिए, जब होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, बच्चे हमको संदेश करने लगे बहुत मुश्किल है। हमने स्पेशल ट्रेनें गोवा से चलाई और जाकर के ऊना में पहुंचाई और वहां पर जो है लेकिन विचित्र बात हमारे कांग्रेस मित्रों की, आप कल्पना करिए, मैं हमेशा कहता हूं कई लोग हमारे से नाराज भी हो जाते हैं उनके, हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के दौरान जो है वो लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किया था, और कांग्रेस वालों ने एक बिल बना करके भेजा पार्टी हाईकमान को, अपनी दिल्ली कांग्रेस हाईकमान को, कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड से बचाने के लिए लोगों को पीपी किट बांटे, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, राशन बांटा और 12 करोड़ रुपए का बिल बना करके भेजा, और पार्टी हाईकमान को कहा कांग्रेस की कि ये पैसा कांग्रेस पार्टी के खाते में डाल दो। आप कल्पना करें, अगर ऐसी पार्टी अगर देश में या प्रदेश में सत्ता में होती तो चारों तरफ लूट का तमाशा देखने को मिलता। किस प्रकार से लूटते, जो पार्टी अपनी ही पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ती। आप में से मुझे बताइए कि कांग्रेस का आदमी कहीं राशन बांटते हुए आपको दिखा कोविड के दौरान? मिला कहीं? कहीं नहीं मिला। आप ऐसे बताइए कि कोविड के दौरान जो है कांग्रेस के नेता जो है वो वहां पर मास्क बांटते हुए दिखे थे? कहीं नहीं। प्रश्न करते थे कहीं फोटो खींचने के लिए, लेकिन सही मायने में हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में जो है घर घर जाकर के जो है मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, मदद के लिए जो भी किया जा सकता था वो कर। इसलिए भाइयों बहनों, इस सारी बात को लेकर के मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से हम यही सुनते रहे और वो यही सुनाते रहे। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पर मैंने जिक्र किया, जैसे छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हमने काम की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम उन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। आज भी जहां मैं आपके सोलन में आया हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमने एक साथ एक जगह 9 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर किए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 33 करोड़ की लागत से जब तहसील कंडाघाट की जो ग्राम पंचायत सतड़ोल में उठाओ पेयजल योजना लगभग 1.5 करोड़ की लागत से, और कोविड आईसीयू क्षेत्रीय हॉस्पिटल सोलन का जो उसका भी हमने आज लोकार्पण किया लगभग 1 करोड़ की लागत से, 93 लाख की लागत से, और उसी तरह से जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के जो प्रमुख कार्यालय है उसका शिलान्यास किया लगभग 4 करोड़ की लागत से, वो भी, और उठाओ पेयजल योजना गिरी नदी से सोलन शहर के लिए जो सुधार के लिए और उसके लिए जो ऑगमेंटेशन के लिए उसका शिलान्यास किया, ये लगभग 15 करोड़ की लागत से। उठाओ पेयजल योजना जहां पंचायत रोड और बसात का शिलान्यास लगभग 3 करोड़ की लागत से, और उसी तरह से उठाओ पेयजल योजना लगवासन ग्राम पंचायत में शिवर वो जोड़ा जी का संवर्धन, उसके लिए 2 करोड़ 20 लाख,
और उसी तरह से उठाऊ पेयजल योजना न्यायाधिकरण 2 ग्राम पंचायत कनैर जधाना 1 करोड़ 25 लाख की लागत से और मॉडल कैरियर सेंटर सोलन जटोली 4 करोड़ 25 लाख की लागत से लगभग। नगर निगम सोलन के लिए जल वितरण प्रणाली का जो जीर्णोद्धार हुआ है ऑगमेंटेशन, उसमें चरण फर्स्ट स्टेज 1 का 1 करोड़ 27 लाख था। अगर मैं कुल मिलाकर के इन सारे को देखूं तो 33 करोड़ 13 लाख रुपए की विभिन्न योजनाएं आज आपके यहाँ पर सोलन में समर्पित की। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम परीक्षाओं के दौर में से गुजरे। पहला दौर बड़ा दौर था लोकसभा का चुनाव। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सत्ता में थी। उस वक्त भी हम 4 सीटें जीते। आदरणीय मोदी जी के नाम पर बहुत जबरदस्त लहर थी उस वक्त की। अब हमारे सामने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 2019 में क्या। सभी पत्रकार हमसे पूछते थे कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा। हमने कहा 4 जीतेंगे। लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, बड़ा कठिन है। हमने कहा क्यों कठिन है, जब हम कांग्रेस की सरकार में 4 जीत सकते हैं तो अब तो भाजपा की सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी हम 4 जीतेंगे। बहुत तरह के प्रश्न खड़े और अपने मन में भी इस बात का भाव आया कि क्या हम 2014 से बेहतर क्या कर सकते हैं। सीटें तो 4 हैं, 4 से 5 तो हो नहीं सकती है। हमने निश्चय किया पार्टी के बीच में बैठे इस जीत को और महत्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, इस जीत को और बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, शानदार कैसे बनाया जा सकता है, यादगार कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए हमने काफी काम करने की जरूरत है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये जीत ऐसी जीत होनी चाहिए जो आने वाले समय, लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा हो। और उसके लिए हमने यही कहा कि जीत का अंतर ऐसा होना चाहिए जो आज से पहले कभी नहीं रहा। दूसरी बात, हमने पार्टी के सभी साथियों के साथ इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, कोई भी सीट ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां लोकसभा के चुनाव में हम पीछे रह जाए। सब एक संकल्प के साथ लगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो लक्ष्य निर्धारित किया तो उसको हमने हासिल किया। हिमाचल की चारों सीटें जीती, रिकॉर्ड वोटों के साथ जीती। और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले 68 की 68 सीटों पर कभी भी लोकसभा के चुनाव में जीत नहीं हुई थी। 2019 में 68 की 68 सीटों पर भाजपा जीती और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर, सबसे ज्यादा वोट किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें हिमाचल, ये छोटा प्रदेश लेकिन पहले स्थान पर पूरे देश में। जहां सुरेश कश्यप भी 3,30,000 वोटों के करीब जीते। इतने अंतर से कोई नहीं जीता शिमला लोकसभा। अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री है, 4 लाख वोटों से जीते। उस सीट पर भी आज से पहले 4 लाख से कोई नहीं जीता। मंडी की सीट से रामस्वरूप 4,05,000 वोटों से जीते और वहां तो बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े। वीरभद्र सिंह जी भी लड़े, सुखराम जी भी लड़े, हमारी पार्टी के भी लड़े, और गंगा सिंह जी लड़े, मेश्वर सिंह जी लड़े, जीते। लेकिन जीत का अंतर कभी भी 2 लाख का आंकड़ा नहीं पाया।
1.5 लाख के आंकड़े से भी नीचे रहते थे। 1,31,32,32,000 जो है वो मैक्सिमम जीतने का माध्यम था। उस सीट को हम 4,05,000 वोटों से जीते। और कांगड़ा में वहां भी बड़े चुनाव में, लेकिन वहां पर भी देखिए उस सीट को हमने 4,80,000 वोटों से जीता, सबसे ज्यादा। मैंने कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी थे उन सबको फोन किया जब चुनाव का परिणाम निकला, हौसला देने की कोशिश की। और होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत हाथ चली रहती है। तो हमने कहा, एक मित्र को कहा हमने, हमने कहा कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, परिणाम निकल गया, अपने अच्छी स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ा और जीत हमारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हार से आपने विचलित नहीं होना। तो मुझे कहने लगे कि भाई साहब बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे में हमको याद किया, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैंने कहिए जरूर कहिए, गलती ये हो नहीं सकता है, इतने अंतर सब हार ही नहीं सकते। तो मैंने कहा आपको वोटों की गिनती हो गई, रिजल्ट निकल गया, घोषित हो गया, अब क्या इस पर टिप्पणी करना। चलो मुझे लगा कि थोड़ा नहीं बोलते हैं, गड़बड़ है कुछ बोलते हैं। मैंने कहा कहां गड़बड़ बोलते, देखो ये मशीनों की गड़बड़ है। यदि कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन ये भी कुछ इतनी परिस्थितियां मैंने देखी है पूरे देश भर में, जब हम जीतते तो बोलते मशीन खराब है, जब वो जीतते हैं तो बोलते मशीन ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ईवीएम का शोर डालते हैं। और मुझे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि जिन प्रदेशों में, आसाम में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, वहां जीत निश्चित है भाजपा की, वहां पर भी यही शोर डालना शुरू कर दें। उसके बाद हमारे लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव भी जो हुए, एक हमारा सिरमौर जिला पड़ोस का पछात का चुनाव हुआ, उसके साथ में एक चुनाव धर्मशाला का हुआ, दोनों चुनाव जीते। नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, ऐतिहासिक जीत हुई पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। लगभग 65% पंचायतें भारतीय जनता पार्टी की चुन करके आई। नगर परिषद, नगर पंचायतों में तो बड़ी साथ थी। और ब्लॉक समिति में हम 68 सीटों पर, 68 ब्लॉक समिति पर हम जीते और 10 पर कांग्रेस। और जिला परिषद में अभी 11 जिला परिषद के चुनाव हुए, 11 में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस। इसलिए बहुत पिछले थे, इसलिए बहुत परेशान। और विधानसभा का सत्र, पहला दिन सत्र का था, और सत्र के दिन क्या किया, हताशा। हम कल्पना नहीं कर सकते उस बात की देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जो वहां पर घटित हुआ है। अब मैं उस पर कहने नहीं चाह रहा हूं, उन सारी बातों को लेकर के जब कहने की बात आएगी तो बाद में कहेंगे। हमने पिछले कल हिमाचल प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। आज सब आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जहां हिमाचल प्रदेश में हमने पहले दिन से शुरुआत की है कि समाज के हर वर्ग के लिए हम काम कर सके, बेहतर ढंग से काम कर सके, सेवा के भाव के साथ काम कर सके, उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। पहली कैबिनेट का निर्णय हमारी सरकार, हिमाचल प्रदेश में पहले कैबिनेट का निर्णय हमने बुजुर्गों के लिए समर्पित किया, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा, दुनिया को सीखा, समझा। हमने कहा पहला निर्णय उन बुजुर्गों के लिए समर्पित करना चाहिए। हमने 70 वर्ष की आयु से ऊपर सभी को आय से हमें छूट होकर पेंशन का प्रावधान किया। और उसके बाद और निर्णय किया हमने एक निर्णय और किया, जिस निर्णय के अनुसार हमको
ये लगा कि गांव के लोगों को शहर में आकर के दफ्तरों में जाकर के चक्कर काटने पड़े, उसके लिए गांव में सुविधा हो, गांव में समस्या का समाधान हो। जनमंच की शुरुआत की, जिसका कांग्रेस के लोग बहुत विरोध करते हैं। आज उनको जब चीखना चिल्लाना होता तो जनमंच का जिक्र करते हैं। जनमंच पूरे देश में एक ऐसा कार्यक्रम हमारे प्रदेश का है जिसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार माइक लगा दिया जाता है सभा के बीच में, और जिस आदमी की शिकायत है उसको बुला करके माइक दे दिया जाता है, वो अपनी समस्या का जिक्र वहां पर करता है। मंत्री वहां बैठा होता है, अधिकारी वहां पर किसी के सारे बैठे होते हैं और समस्या का समाधान होता है। किसी का नकल तेतरीमा, जिसका रजिस्ट्रेशन राशन कार्ड का, किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जहां हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच के माध्यम से जो लगभग 50,000 से ज्यादा शिकायतें जो जनमंच में आई थी, उनमें से 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर हम करने की स्थिति में होती है। डिमांड नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीजों का लेकर हम वहां पर उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़कर के हमने कहा कि भाई घर बैठे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो 1100 का जिक्र किया। आपकी समस्या है, आप घर बैठे फोन करिए, 1100 नंबर पर फोन करिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार के कर्मचारी अधिकारी आपके घर पहुंचेंगे। उसमें हम सफल हुए, उसमें आगे बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, पूरे देश करके देश के सब गरीब लोगों के इलाज के लिए। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि जहां लगभग 22 लाख लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर हो रहे हैं, बाकी के जो 50 लाख लोग बचते हैं, जो पॉपुलेशन का हिस्सा बचता है, उसको कवर देने के लिए हमारी सरकार ने जिम्मेवारी ली। तो हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की। हर एक व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 1,25,000 से ज्यादा लोगों का हम निःशुल्क उपचार कर चुके हैं। और इतना ही पैसा हम लगभग 150 करोड़ के लगभग हम पैसा उसमें खर्च कर चुके हैं। आगे बढ़कर के सहारा योजना की शुरुआत की। ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उनको सहारा देकर के खड़ा करना पड़ता है, खाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। किसी बीमारी के शिकार हो गए, दुर्घटना के शिकार हो गए, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर है, हमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना की शुरुआत की, और उस सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को जो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उन लोगों के खाते में 3,000 रुपए हर महीने का खाते में डाल करके उनकी मदद करते हैं। और इस तरह से और बहुत सारी भारतीय शक्ति यहां पर बैठी है। हर घर में गैस का चूल्हा हो, ये सारा ये सपना था किसी जमाने में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह हम सफल हुए। उस योजना के अंतर्गत 1,36,000 के लगभग गैस के कनेक्शन हमने बांटे। लेकिन लोगों के बीच में जब जाने लगे कि बहुत सारे परिवार उसमें अभी तक भी छूट रहे, उसके लिए क्या किया जाए, तो हमने तय किया कि उसके लिए जरूरी है कि हम हिमाचल की अपनी योजना चलाएंगे, और हिमाचल में एक भी परिवार नहीं छोड़ेंगे जहां गैस का चूल्हा हर घर में निकले। और इसमें मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पहुंचाया। 2,92,000 गैस के चूल्हे गांव में घर में पहुंचा के गरीब लोगों के घर में पहुंचाया। हमारे नौजवान हमेशा नौकरी के लिए कहते हैं, हमने कहा नौकरी तो जहां पे मिल सकती है वो भी आपका हिस्सा है, वो भी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उससे हट करके एक चीज और करनी चाहिए। क्या हम अपने बलबूते पर कुछ काम कर सकते हैं? और आज मैं जब यहाँ सोलन आकर के मैं देख रहा था, जब मैं प्रदर्शनी में जाकर के मिल रहा था लोगों से, तो एक जगह जो हमारे यहाँ पर स्टॉल लगा है तो उसमें देखा
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत सारे नौजवानों ने अपने काम, किसी ने बैग बनाने का शुरू किया है, किसी ने ट्रैक सूट बनाने का काम शुरू किया है, किसी ने जो है वो चीन के पत्ते से और इस सारी चीजों को इकट्ठा करके जो है वो उनसे जो है बहुत सारी जो चीजें बनानी शुरू की हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने नई शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। नौजवान शुरू करता है तो उसको 25% सब्सिडी दे रहे हैं, कोई बेटी शुरू करती है तो उसके लिए 30% सब्सिडी दे रहे हैं, कोई विधवा है किसी परिवार में तो उसको हम 35% और उस योजना को पिछले कल हमने बजट प्रस्तुत किया और उसमें हमने और चीजों को सामने में फूट कर 3-4 चीजों को जिक्र कर दिया। पेंशन में हमने एक बात को 70 साल की आयु के बाद सबके लिए पेंशन का प्रावधान पहली कैबिनेट की मीटिंग में जैसे मैंने जिक्र किया। अब की बार हमने मातृशक्ति को और ज्यादा मजबूत करने की दृष्टि से हमने वो आयु सीमा 70 से हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए जो है वो घटा करके 65 तक की 65 वर्ष की आयु के ऊपर अब पेंशन के हकदार होंगी बिना आय सीमा के और 1000 रुपये पेंशन प्रति जो है वो व्यक्ति के साथ जो हमने देने का कहते हैं। और उससे आगे बढ़ करके हमने एक और निर्णय लिया पिछले तक और वो उसमें जो हमारी बेटियां हैं अनुसूचित जाति से हैं, ओबीसी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, मदद करिए। और उस सूरत में कई बार हम मदद करते भी हैं लेकिन सब तक मदद करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन हमने नई एक शुरुआत पिछले कर दी जिसको हमने जिस योजना का नाम हमने शगुन के नाम से रखा। ऐसे बीपीएल परिवार की जो बेटियां अनुसूचित जाति, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब की हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए 31,000 रुपये का कर्मचारी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि घर तक, हालांकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है ये हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां एक भी व्यक्ति फुटपाथ पर नहीं सोता। हर व्यक्ति का अपना घर है लेकिन हर आदमी की अपेक्षा होती है कि मेरा घर है लेकिन अच्छा घर हो, रहने के लिए अच्छा हो, वहां पर टॉयलेट उसके साथ में हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उसके लिए आग्रह किया। उस दृष्टि से पिछले साल के बजट में मैंने हिमाचल प्रदेश में जहां उससे पहले यानी कि हमारे हिमाचल में अगर हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दिए जाते थे 3 से 4 हजार मकान दिए जाते थे, पिछले साल मैंने वो बढ़ा करके 10,000 किए और अब के बजट में पिछले कल के बजट में मैंने वो 12,000 मकान हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान बने, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैंने किया है। और मुझे तो पूरा भरोसा है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी इसमें लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हमने किया है। आप बजट को आज के इसमें पढ़ें उसमें, क्योंकि इससे पहले मैं सार्वजनिक सभाओं में बजट पर चर्चा ज्यादा करूं वो उचित नहीं है क्योंकि बजट पास होना। अभी हमने बजट प्रस्तुत किया, इसकी सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर होगी और अब पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस के लोग बाहर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे, उन्हें काम ही ऐसा किया हुआ था जिसके कारण हमको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने दिल बड़ा करके फिर भी कहा कि आइए आप अंदर आइए, यहां बात करते हैं। पिछले कल वो अंदर आए और मैं समझता हूं उसमें सार्थक चर्चा जब होगी उसके बाद हम आगे बातें करेंगे बजट से संबंधित। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सोलन एक हिमाचल प्रदेश का बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ शहर है।
हम इसमें सहयोग देने के लिए आप सबके बीच जिस भी रूप में मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। और यहां 3-4 चीजों का जिक्र यहां पर किया है, मैं वही बातें मैं करूंगा। सबसे पहले तो यहां पर जो हमारे जिला का नेतृत्व है, इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे संगठन के हमारे जो सब लोग प्रमुख लोग हैं और उसके साथ जहां चुनाव लड़े हुए डॉक्टर राजेश जी और उनके साथ में बाकी लोग भी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने और पार्टी के हमारे अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने सारी बातों का जिक्र किया। तो कुछ बातें यहां आपको करनी पड़ेंगी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। एक तो कहा गया कि जो शांति बाईपास रोड 30 जून 2021 तक तो है जिसकी बनने की संभावना है, मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि शांति बाईपास को तुरंत जो है वो जनता के लिए जो है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और 30 जून से पहले हम कोशिश करेंगे लेकिन इसमें एक जरूरी चीज है, ये सोलन पूरा का पूरा चाहिए, सारा का सारा चाहिए। अब की बात बड़ी दिलचस्प बात यह भी है, हमने 3 कॉर्पोरेशन बनाई है और तीनों कॉर्पोरेशन में अपना हिसाब के आदमी नहीं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो चुना हुआ होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वो तो है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा, चाहे वो सोलन है, चाहे वो पालनपुर है और चाहे वो मंडी है। मंडी में तो खैर जीता है तो हम पार्टी से भी वो बीच में कहीं चले गए, इसलिए तीनों जगह में एक ही बात कह रहा हूं, अब अपने साथ रखेंगे। क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की, सरकार दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की, ये यहां से दिल्ली तक का सीधा तार जो है वो जुड़ना चाहिए ताकि सारी चीजें विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सके। उसके लिए मैं आप सबका सहयोग करूंगा। शांति बाईपास से मैंने जिक्र कर दिया कि 30 जून 2021 यानी कि इस बार उसको पूरा करके इसको शुरू कर देंगे। और दूसरी एक बात और कही गई यहाँ पर, तो जल शक्ति विभाग नगर निगम सोलन का जो है उसमें जो आसपास के जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा एवं शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए जो 15 करोड़ रुपए का जो प्रावधान करने की जो जिस प्रकार के जिसका हमने शिलान्यास किया है वो भी आप आज शुरू हो गई। ये मान लिया आपकी लंबे समय से लंबी थी, इसकी भी आज शुरुआत हो गई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। एक और बात यहां पर कही गई कि जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर स्थित सेना की भूमि का स्थानांतरण एवं कब्जा जो नगर निगम सोलन को सौंपने हेतु एक बात ये कही गई और उसमें ये भी बात कही गई कि 70 लाख की राशि नगर निगम सोलन को राष्ट्रीय उच्च मार्ग से सैन्य रेजिमेंट के मुख्यालय को विकल्प मार्ग निर्माण करने के लिए दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इस काम को जो है ताकि इस बस स्टैंड की इस भूमि पर नगर निगम की पार्किंग की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जा सके। तो कुल मिलाकर के बताया गया कि उसके लिए पैसे की जरूरत है और मैं आपके बीच में ये जो राशि बताई गई है, हालांकि अभी बजट पास होना है हमारा, लेकिन जैसे ही 20 तारीख के बाद हमारी सारी चीजें होती हैं तो उसके बाद हम आपके लिए राशि जो है जहां आपने मांग की है उसके मुताबिक आपका कहना है कि 70 लाख की जरूरत है। ये 70 लाख रुपए आपको यहाँ पर रोड से पूर्ण करने के लिए दे दिया जाएगा ताकि आपका काम पूरा हो। सबसे बड़ी आवश्यकता शहरों की सबसे बड़ी आज की आवश्यकता पार्किंग हो गई है, इसलिए बहुत आवश्यक है। मैं भी इस बात से सहमत हूं और सोलन मैंने कहा कि बहुत तेजी से आगे जो है वो पॉपुलेशन के इसके स्वाभाविक रूप से पॉपुलेशन के साथ साथ में यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए बहुत आवश्यक है, इसको पूरा करेंगे। और उसके साथ आगे बढ़ करके सोलन का जो हमारा जोनल हॉस्पिटल है
यहां पर पिछली बार भी कहा गया था कि डॉक्टरों की आवश्यकता है, 5 डॉक्टर मैंने उस वक्त भेज दिए थे, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जो वर्कलोड के हिसाब से यहां पर देखा जा रहा है तो उसमें अभी 5 डॉक्टर और चाहिए, ताकि यहाँ के इस वर्कलोड के हिसाब से जो है वो काम सुचारू रूप से चल सके। तो मैं आपके बीच में यहाँ घोषणा करता हूँ कि 5 डॉक्टर जो कमी आप महसूस कर रहे हैं उसकी भी कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी आपको 5 डॉक्टर दे देंगे। और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी यहाँ पर मांग कही गई है, और पैरामेडिकल स्टाफ की आपूर्ति को भी, उसकी कमी को भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके साथ ये भी कहा गया कि कंडा घाट में भी 2 डॉक्टरों की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा वो भी शहर का रूप ले रहा है। तो कंडा घाट में भी 2 अतिरिक्त डॉक्टर बात कही है, तो 2 अतिरिक्त डॉक्टर कंडा घाट के लिए हम प्रस्तुत कर देंगे, ताकि वहां पर भी आपकी स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर ढंग से चल सके। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ करके एक और बात कही, कंडा घाट में एक ही जगह 2 हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया है, और वो किस वजह से किया गया है मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो कंडा घाट का जो हॉस्पिटल जो अभी इनकम्प्लीट है, जो पूरा नहीं हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके जो है समर्पित कर देंगे, ताकि वहां तो लोगों को और बेहतर ढंग से स्वास्थ्य की सुविधाएं हम उपलब्ध कराने में सफल हो सके। और उसके बाद और चीजों को लेकर के यहाँ पर एक बात कही गई कि सोलन शहर में बढ़ती हुई पार्किंग समस्या को जो मद्देनजर रखते हुए जो है तीन जगह जहां पर जिक्र किया गया है, जो पार्किंग की सुविधा वहां पर चाहिए, रेलवे पार्किंग, बाईपास पार्किंग और टैंक रोड पर पार्किंग, 3 जगह पर। और इसमें ये बताया गया है कि भाई इसमें लगभग तीनों जगह अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी अगर उसकी लैंड की देखें तो उसमें लगभग 500 गाड़ी की पार्किंग बन पाएगी। तो मैं इस बात से भी सहमत हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए फेज मैनर में इन 3 पार्किंग के लिए मैं 2 करोड़ रुपए सर्किट करने के लिए यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि आपकी ये पार्किंग की ये समस्या इसका भी समाधान हो सके। इससे आगे बढ़कर के जहां ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, और इसके लिए मैं ये भी कहूंगा कि मैंने ही इसका शिलान्यास 14 अप्रैल 2018 को किया, लेकिन मामला उलझ गया, और उलझ के शायद मैं हाई कोर्ट में गया था मामला, और हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद अब इस मामले के समाधान इस कारण से इसका काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, अगर हमने इसमें, मुझे हिमाचल प्रदेश में जिस भी योजना के लिए पैसा देकर के शिलान्यास करने के लिए कहा गया मैंने किया, और जहां भी शिलान्यास किया कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर काम शुरू नहीं हुआ। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां काम शुरू नहीं हो पाया, और झगड़े के कारण, डिस्प्यूट के कारण। मैं वो सारी चीज में भी जाना नहीं चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसका काम शुरू हो, तो मैं इसके लिए तुरंत जो है 2 करोड़ रुपए और यहाँ पर देने की यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि ये कंप्लीट हो जाए, इसका काम पूर्ण होकर के जो है हम इसका जो है वो शिलान्यास किया है तो उसको हम अपनी आंखों के सामने बंद करके देख सकते हैं। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर बीजेपी में कहना चाहूंगा, जो नगर निगम सोलन के में जो के विकास के लिए जो 17 वार्ड हैं, उन सभी में सब जगह थोड़ी थोड़ी मांग है कि यहाँ पर ये किया जाए, वो किया जाए, बहुत सारी चीजों को लेकर के कहा है। कुछ राशि उसमें हमने दी हुई है, वो राशि उसमें उपलब्ध है, लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए ऑलरेडी उसमें है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि सभी 17 के 17 वार्डों में व्यवस्थित ढंग से विकास हो, काम हो, ठीक प्रकार से हो, उसके लिए
मैं और अतिरिक्त जो है वो 2 करोड़ रुपए की देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि कहीं भी कमी ना रहे इस बात को सुनिश्चित करने के विकास तेज गति से आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है। इसके अतिरिक्त 2-3 चीजों को लेकर के और भी बातें कही गई है। जहां सीटी स्कैन की और डिजिटल एक्सरे की बात थी, मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आपके सोलन में हॉस्पिटल में सीटी स्कैन पीपीपी मोड पर और डिजिटल एक्सरे की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी, ताकि लोगों को समस्या का समाधान न करना पड़े। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्टेडियम के निर्माण का जिक्र यहाँ पर कंडा घाट में किया है, मैं उसकी सारी रिपोर्ट मांगूंगा और उसके अनुसार देख करके उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने की कोशिश कर सके। और उसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बात कही गई है, वो हम सभी कॉर्पोरेशन में हम सुनिश्चित कर रहे हैं, उसको हम करेंगे। और उसी तरह से आगे बढ़ करके एक बात और यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कही है, जौनाजी रोड सोलन से शिमला रोड के लिए जो बाईपास की बात की है, इसको एग्जामिन करेंगे, इसका सर्वे और सर्वे के बाद रिपोर्ट लेकर के जो भी किया जा सकता है तो उसके आधार पर हम अगला निर्णय करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक इंडोर स्टेडियम का जिक्र किया है, कहा गया कि उसमें धनराशि भी उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन उसके बाद काम शुरू नहीं हो पाया है। तो मैं विभाग के अधिकारियों को जरूर कहूंगा इस बात के लिए कि वो सुनिश्चित करें कि अगर पैसा वहां पर उपलब्ध हो चुका है तो तुरंत उसका काम शुरू करें। ये भी मैं आपके यहाँ सोलन में कहना चाहता हूँ। अब बहुत सारी बातें हो गई, बहुत लंबी बातें भी हो गई, मैं कई दिनों के बाद आया इसलिए कुछ लंबी बातें भी कहूंगा। अब सही मायने में सोलन में जो करना था हमने शहर में, वो हमने किया है। अब जो आप लोगों ने करना है वो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उसमें आपका सहयोग चाहिए। सोलन कॉर्पोरेशन आपको बना करके दी है, जिता करके आप हमें इसको दीजिए, इसमें कहीं कमी नहीं है। तो कितने लंबे समय से लंबित मांग, जिसके लिए आप एक बार नहीं अनेक बार अपनी बात कहते गए, लोग सुनते गए, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। और अब की बार अगर समाधान हुआ है तो दावा तो हमारा बनता है। तो इस दावे को हम इसलिए कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन अगर सोलन के लिए अगर बना करके दी है, तो आप सबसे मेरा इस बात के लिए निवेदन जरूर होगा कि अब आप जिताकर हमको दीजिए। उसके बाद जहां के जो विकास के जितने भी मामले होंगे, जितने भी सारे मसले होंगे, उनके समाधान के लिए हम आपके बीच में आएंगे। और कॉर्पोरेशन जब बनेगी तो मैं यही कहूंगा, जो यहाँ मंच पर हमारे पास नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है, जो बैठे हुए तो प्रथम पंक्ति में, उनसे इस बात के लिए कि कॉर्पोरेशन सही मायने में मुझे कब लगेगा कि हमने सही काम किया है, उचित काम किया है, आपकी भावनाओं का सम्मान किया है, कॉर्पोरेशन जिता करके दीजिए। यही छोटो मैदान में फिर आएंगे और मैं आपको बधाई देने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में जो आप लोगों ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उसके लिए सभी मंच पर उपस्थित हमारा नेतृत्व, हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी के साथ, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी के साथ हमारे डॉक्टर राजीव सहजल जी, यहाँ के सभी पार्टी के हमारे प्रमुख नेता, सब लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसके लिए आप सबका जहां मैं धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आप सबसे इस बात के लिए भी विश्वास दिलाता हूं कि जीत हासिल करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां जीत के बाद आपका धन्यवाद करने की बात होगी, तो हम आपके बीच में यही आकर के आपका आभार व्यक्त करेंगे। और अगला रास्ता हमारा 2022 का है, सीधा है, सरल है, साफ है। 2022 में फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहा।